योगेश्वर गो सेवक भक्ति महिला मंडल, श्री गो सेवक युवक मंडल, गो कृषि ग्राम संवर्धन एवं उपस्थित गो भक्त भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं लालजी भाई को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बड़ी मेहनत करके और इस सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया। और मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देता हूं जो लालजी भाई के साथ मिलकर इस कार्यक्रम के आयोजन में लगे हैं। गाय के विषय में जब भी कोई कार्यक्रम किया जाता है तो ऐसा लगता है लोगों को कि कार्यक्रम खत्म होते ही कार्यकर्ता तुरंत रिसीट बुक लेके आएंगे और बोलेंगे भैया आप गौ माता के लिए कितना दे रहे हो। इसलिए जब गाय का कार्यक्रम होता है तो लोग थोड़ा दूर दूर भागते हैं। शायद यहां पर भी जो मंडप खाली दिखाई दे रहा है उसमें से इसका एक ये कारण हो सकता है। लेकिन मैं लालजी भाई और सभी कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरे व्याख्यान के बाद लोगों की सोच बदलेगी। मैं एक बार राजश्री बिड़ला जी को मिलने गया था। अब बिड़ला परिवार से तो भारत का कोई व्यक्ति अछूता नहीं है, जानता नहीं है, ऐसा तो है नहीं। जो मेरे मित्र लेके गए उन्होंने कहा कि उन्होंने 15 मिनट का समय दिया है, उसमें 5 मिनट तो उनके फोन पे चले जाएंगे, 5 मिनट मुझे कुछ अपना विषय रखना है उनके सामने और आपको भी 5 मिनट में ही अपना विषय रखना है। मैंने कहा ठीक है। जब मैं उनके कार्यालय में गया उन्होंने मेरा परिचय दिया कि ये हमारे गो भक्त हैं। तो तुरंत उन्होंने कहा कि आपकी गौशाला कहां है। मैंने कहा मेरी कोई गौशाला नहीं है। तो उन्होंने कहा कि फिर आप गाय की सेवा कैसे करते हैं। मैंने कहा देश भर में जितने भी गो भक्त हैं वो गाय के नाम से मांगने जाते हैं और मैं पूरे देश में गाय के नाम से देने जाता हूं। उन्होंने कहा क्या मतलब, मुझे समझ में नहीं आया, जरा स्पष्ट कीजिए। और जब मैंने स्पष्टीकरण शुरू किया तो पूरे 90 मिनट तक वो मेरी बात को ध्यान से सुनती रही। 5 मिनट का समय दिया था, 90 मिनट में बदल गया और एक फोन कॉल तक उन्होंने अटेंड नहीं किया। तब मुझे समझ में आया कि देश के अरबपति खरबपति भी मांगने वालों को 5 मिनट में विदा कर देते हैं, लेकिन देने वालों को 90 मिनट का 1.5 घंटे का समय देते हैं। तो फिर सामान्य जन की बात क्या है। इसलिए जो लोग टीवी पर सुन रहे होंगे, टीवी पर सुनना सेफ होता है क्योंकि टीवी पर सुनने के बाद कोई रिसीट बुक लेके आएगा नहीं। इसलिए कई लोग सोच रहे हैं कि भाई चलो लक्ष्य चैनल को देखेंगे, गाय के बारे में जानना तो ठीक है लेकिन बाद में कोई रिसीट बुक लेके तो नहीं आएगा। तो उन लोगों को भी मैं निवेदन करता हूं कि जो टीवी पर सुन रहे हैं कि वो भी कल इस कार्यक्रम में आ जाए, क्योंकि गाय क्या लेती है और क्या देती है वो समझ में आना चाहिए। विद्या भारती नाम की एक संस्था है जिसके पूरे देश में लगभग 28-30 हजार विद्यालय हैं। विद्या भारती के ऑल इंडिया ज्वाइंट सेक्रेटरी एक दिन मेरे घर पर आए
हमारा पुराना परिचय था। मैंने पूछा क्या हाल चाल है, तो बोले हाल ठीक है, चाल खराब है। मैंने कहा क्या हुआ आपकी चाल को, तो बोले घुटने में दर्द रहता है। मैंने कहा डॉक्टर क्या कहते हैं, बोले डॉक्टर कहते हैं कि 60 वर्ष की उम्र के बाद घुटने का दर्द ठीक नहीं होता है, हम आपको कुछ औषधियां देंगे, कुछ फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज बताएंगे, उससे यह दर्द कंट्रोल में रहेगा। मैंने कहा अगर मैं इसे 100% ठीक कर दूं तो बोले आप कोई दवाई देंगे। मैंने कहा हाँ दवाई दूंगा, उसका 10% रोल है। बोले कोई एक्सरसाइज कराएंगे। मैंने कहा एक्सरसाइज भी कराऊंगा, उसका भी 10% रोल है। तो बोले डॉक्टर दो ही तो चीज कराते हैं। मैंने कहा यही तो मैं कह रहा हूं कि जब डॉक्टर को 20% ही नॉलेज है तो वो 100% रिजल्ट कहां से देंगे। तो बोले 80% क्या है। तब मैंने कहा अगर आप खड़े होकर पानी पीते हैं तो दुनिया का कोई भी डॉक्टर या वैद्य आपका घुटना ठीक नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा मैं तो हमेशा खड़े होकर पानी पीता हूं। मैंने कहा बैठकर पानी पीना शुरू कर दीजिए। उन्होंने कहा नीचे बैठना पड़ेगा या कुर्सी पर बैठ के पीऊं तो चलेगा। मैंने कहा कुर्सी पर बैठ के पीजिए, वैसे भी आज के जमाने में कुर्सी छोड़ता कौन है। फिर उन्होंने कहा दूसरा उपाय। मैंने कहा आप दूध में हल्दी उबालिए, उसमें 2 चम्मच देशी गाय का घी डालिए और उसको खूब ऊपर नीचे करके 2 गिलास में फेंटिए। इतना फेंटना है कि पौना गिलास दूध 1 गिलास दिखने लग जाए। और फिर आपको ये गर्मा गर्म दूध जो है खड़े खड़े पीना है। उन्होंने कहा पानी बैठकर पीना और दूध खड़े होकर पीना मेरे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा जब घुटना ठीक होगा सब समझ में आ जाएगा। उन्होंने कहा कि कितने दिन में पता चलेगा। मैंने कहा 15 दिन में 25% आराम हो जाएगा। 15 दिन के बाद उनका फोन आया कि मेरा घुटना 70% 70% ठीक हो चुका है। तब तक उन्होंने कोई दवाई नहीं ली थी। फिर मुझे कहा कि दवाई भेजिए। 3 महीने बाद वो जालना गए। जालना में उनके भाई साहब रहते थे, वो वहां के प्रतिष्ठित माने हुए डॉक्टर। ये उनके घर पर गए और घर पर जाकर नीचे बैठकर पद्मासन लगा करके ध्यान और प्राणायाम करने लगे। भाई साहब को बड़ा गुस्सा आया, इसके घुटने में दर्द है, नीचे बैठने के लिए मना किया, ये नीचे तो बैठा ही है और पद्मासन और लगा के बैठा है। फिर उठकर खड़ा होगा, बोलेगा दर्द हो रहा है पैर में, घुटने में दर्द हो रहा है। पौना घंटे बाद वो उठे और उठकर सीधे चलने लगे। उन्होंने कहा तेरे घुटने में दर्द था ना। बोले ठीक हो गया। बोले कैसे। बोले बैठकर पानी पीने से और खड़े होकर दूध पीने से। तो बोले तू सठिया गया है क्या। ऐसा कहते हैं कि 60 की एज के बाद आदमी थोड़ा सठिया जाता है। तू भी 61 का हो गया तो कहीं सठिया गया है क्या। ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहा है, मुझे इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन चाहिए। उन्होंने कहा भाई मुझे ये पता नहीं, जिन्होंने मुझे ये उपाय बताया मैं उनको फोन लगाता हूं। तो मेरे पास फोन आया उनका। डॉक्टर साहब कहने लगे मुझे इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन चाहिए। मैंने कहा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के लिए तो आपको मेरे 7 घंटे की क्लास में आना पड़ेगा, या फोन पे कहां एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो मैंने कहा मेरी क्लास में आ जाइए। तो उन्होंने कहा नहीं अगर हम आपकी जालना में क्लास करवाएं तो आप आ सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल आ सकता हूं, मैं तो पूरे देश भर में जाता हूं। तो मैं जालना गया। तो उन्होंने कहा है ये जो आगे आगे 10 लोग बैठे हैं ये जालना के टॉप डॉक्टर्स हैं, सबके सब एलोपैथ हैं, सबके सब स्पेशलिस्ट हैं, सभी को 25-25 30-30 साल का अनुभव है। ये आपसे बीच में प्रश्न करेंगे और आपको इनका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देना होगा। मैंने कहा मेरी क्लास का नियम है कि कोई भी व्यक्ति 7-6 घंटे तक एक भी प्रश्न नहीं कर सकता है। बाद में 7वें घंटे में मैं पूरा 1 घंटे का समय दूंगा, आपको जितने प्रश्न करना कीजिए। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं हम तो बीच बीच में आपको प्रश्न करेंगे और अगर हम संतुष्ट नहीं हुआ तो बीच में उठ के चले जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। जब मैं स्टेज पर गया, स्टेज पर जाने के बाद मैंने कहा कि भाई मैं कहां से शुरू करूं पता नहीं, क्योंकि आज सब स्पेशलिस्ट मेरे सामने बैठे हैं।
इनका समय बहुत कीमती है और इसलिए इनका समय बचे, इनके समय का उपयोग है। तो मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं, इन प्रश्नों का ये उत्तर दे दें तो उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। तो मैंने पहला प्रश्न किया कि जब कोई मर जाता है तो आप क्या कहते हैं? इसका विटामिन अंत हो गया है, इसका प्रोटीन अंत हो गया है, इसका केमिकल अंत हो गया है, या इसका प्राणांत हो गया? क्या कहते हो आप लोग? बोले प्राणांत हो गया है। मैंने कहा इसका मतलब है हमारे जीवन का आधार केमिकल नहीं है, हमारे जीवन का आधार प्राण है और इसीलिए हम प्राणी कहलाते हैं। और एलोपैथी प्राणियों की चिकित्सा करती है। तो मुझे यह बताइए कि एलोपैथी प्राण के बारे में क्या जानती है? जैसे ही मैंने यह प्रश्न किया, सभी डॉक्टर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मैंने कहा एलोपैथी प्राण के बारे में कुछ भी नहीं जानती है, इसलिए मेरा यह मानना है कि एलोपैथी साइंस नहीं है। मैंने कहा एक बार एक आदमी एक नए शहर में गया, वहां एक दुकान में गया, उसे दुकान में एक कपड़ा पसंद आया। उसने दुकानदार को पूछा ये कपड़ा क्या भाव है? दुकानदार बोला 200 रुपए लीटर। बोले क्या? बोले 200 रुपए लीटर। बोले पागल है, कपड़ा बेच रहा है लीटर में? दुकान से बाहर निकल आया, थोड़ी दूर गया तो 5-6 लोग खड़े थे। उनको पूछा भैया यहां से रेलवे स्टेशन कितना दूर है? तो एक बोला 500 किलोग्राम। फिर ये चौंके, बोले क्या बोल रहे हो? तो सबके सब बोले 500 किलोग्राम। बोले ये तो सबके सब पागल दिखाई देते हैं। और वो डर के मारे दौड़ने लगा कि अरे पागलों का शहर है, मैं कहां फंस गया। और दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते उनकी नींद खुल गई। नींद खुलने के बाद सोचे क्या सपना देखा, कहां पागलों के शहर में पहुंच गया। तो मैंने कहा जिसका जो यूनिट होता है, जिसकी जो इकाई होती है, जब उसमें उत्तर दिया जाता है तो उसे साइंस कहा जाता है, उसे विज्ञान कहा जाता है। लेकिन उस यूनिट को छोड़कर आप किसी और यूनिट में अगर आंसर देते हैं तो यह साइंस नहीं है, इसे क्या कहा जाता है? पागलपन। तो हमारा यूनिट प्राण है, हमारे में प्राण शक्ति भरपूर है तो हम स्वस्थ हैं। प्राण शक्ति कमजोर हो जाती है तो हम बीमार हो जाते हैं। प्राण शक्ति खत्म हो जाती है तो हम मर जाते हैं। लेकिन एलोपैथी प्राण में उत्तर नहीं देके केमिकल में उत्तर देती है। हमारा जो यूनिट है उसमें उत्तर नहीं देती है और किसी यूनिट में उत्तर दे रही है। इसलिए एलोपैथी को साइंस कैसे कहा जा सकता है? फिर मैंने उन्हें दूसरा प्रश्न किया, आप में से कितने डॉक्टर मानते हैं कि सबसे ज्यादा हार्ट अटैक सुबह 4-5 बजे के आसपास आते हैं? तो एक जवाब आया मोर देन 70%। मैंने कहा आपको कैसे पता? बोले मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूं। तो मैंने कहा आप लोग हार्ट पेशेंट को बेड रेस्ट के लिए कहते हैं, मुझे यह बताइए सुबह 4-5 बजे आदमी क्या कर रहा है? गहरे बेड रेस्ट में है, और या फिर अगर आध्यात्मिक प्रवृत्ति का हुआ तो बेड रेस्ट लेके वो उठ चुका है, अपनी साधना में है। तो सुबह 4-5 बजे अटैक क्यों आता है? सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, इसका भी जवाब दूंगा आपको मैं। फिर मैंने उन्हें तीसरा प्रश्न किया। मैंने कहा आप लोग सर्दी, गर्मी, बरसात, सुबह शाम दिन रात एक ही दवाई देते हैं, क्या दवाई हमेशा एक जैसा असर करती है? तो बोले अलग अलग असर क्यों करेगी? मैंने कहा आप गर्मी के दिनों में 4 बजे के पहले चना खाते हैं तो बहुत फायदा करता है, लेकिन वही चना आप शाम को 5 बजे के बाद खाते हैं तो पेट फूलना शुरू होता है, गैस बनने लग जाती है। सर्दी के दिनों में आप मूली खाते हैं सुबह सुबह तो बहुत फायदा करती है, लेकिन वही मूली अगर आप दोपहर को, शाम को या रात को खाते हैं तो उसका साइड इफेक्ट होता है। क्या साइड इफेक्ट होता है? जो आपके साइड में बैठा है उसको नाक बंद करनी पड़ती है। अब मैंने कहा कि आप लोग
एलोपैथी वाले किसको साइड इफेक्ट कहते हैं मुझे पता नहीं, मुझे तो लगता है जो साइड में बैठा है वो परेशान हो जाए तो साइड इफेक्ट। तो मैंने कहा जब एलोपैथी को समय का भी ज्ञान नहीं है तो ये साइंस कैसे हुआ। फिर मैंने थोड़ी उनसे मजाक की। मैंने कहा बंगाल के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं पीसी सरकार, तो सब एक साथ बोले कि नहीं नहीं वो तो मैजिशियन है, जादूगर है। मैंने कहा किसने कह दिया आपको जादूगर है। मैं उनके कार्यक्रम पे गया, वो स्टेज पर आए, उन्होंने अपना हैट उतारा, हैट उतारकर सबका अभिवादन किया, उस खाली हैट के अंदर हाथ डाला और हाथ डाल के फुर्र करते कबूतर निकाल दिया। इतना बड़ा आविष्कार, इतना बड़ा इन्वेंशन, और आप कहते हो साइंटिस्ट नहीं है। तो सब हंसने लगे, बोले ये तो हाथ की सफाई है। मैंने कहा अच्छा इसको हाथ की सफाई कहते हैं, मुझे पता नहीं था। एक आदमी की किडनी को फेल होने में 8 से 10 साल लग जाते हैं। 8-10 साल तक आपको पता नहीं चलता कि इसकी किडनी फेल होने जा रही है। जब किडनी फेल हो जाती है तो आप उसकी किडनी को निकालकर बाहर कर देते हैं और दूसरी किडनी को लेकर अंदर लगा देते हैं। यह हाथ की सफाई नहीं है क्या? मैंने कहा अगर आपको हाथ की सफाई शब्द बुरा लगता हो तो अधिक से अधिक इसको टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। यह साइंस कैसे हुआ ये मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए। मैंने कहा एक बार मैं कार चला रहा था, अचानक मेरी कार जोर से उछल गई। मुझे समझ में नहीं आया कार कैसे उछली। तो देखा एक सामने बोर्ड था, उस पर लिखा था आपकी कार इसलिए उछली क्योंकि पीछे स्पीड ब्रेकर था। अब आप बताइए उस बोर्ड को आप साइन बोर्ड कहेंगे क्या? साइन बोर्ड तो वो होता है जो एक्सीडेंट होने के पहले लगा हो ताकि एक्सीडेंट ना हो। एक्सीडेंट के बाद जो बोर्ड लगा हो उसको आप साइन बोर्ड कहेंगे क्या? तो साइंस तो वो है जो आपको बीमार पड़ने से पहले ही सावधान कर दे। बीमार पड़ने के बाद आपकी किडनी को निकाल के बाहर कर दे और दूसरी किडनी को अंदर लगवा दे। ये कोई साइंस हुआ? तब मैंने कहा कि मैंने 4 सरल प्रश्न आपसे पूछे और आप एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। तो आप किस साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन की बात कर रहे हैं? पहले साइंस क्या वो तो समझ लीजिए। फिर मैंने कहा हमारी संस्कृति के अंदर मां शब्द का एक विशेष अर्थ है। जो हमारे प्राणों का सबसे ज्यादा रक्षण पोषण करती है हम उसे मां कहते हैं। पैदा होने के बाद हमारी जननी हमारे प्राणों का सबसे ज्यादा रक्षण पोषण करती है, इसलिए हम अपनी जननी को भी मां कहते हैं। फिर जिस धरती पर हम पैदा हुए वो धरती हमारे प्राणों का सबसे ज्यादा रक्षण पोषण करती है, इसलिए इस धरती को भी हम मां कहते हैं। फिर वनस्पति जगत के अंदर तुलसी हमारे प्राणों का सबसे ज्यादा रक्षण करती है, इसलिए हम तुलसी को भी मां कहते हैं। मेरे एक मित्र हैं, योगी हैं। एक बार उनका एक शिष्य आया, कहने लगा गुरुजी मैं आत्महत्या करना चाहता हूं। मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं, चाहता नहीं हूं, मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। ये एकदम चौंके, बोले क्या हुआ? बोले नहीं ये संसार स्वार्थ से भरा हुआ है। यहां पैसा ही मां बाप है, पैसा ही भाई बहन है, पैसा ही पत्नी है, पैसे ही बच्चे हैं, पैसे ही मित्र हैं, पैसे ही रिश्तेदार हैं, और मुझे ऐसे पैसे वाली दुनिया में नहीं रहना है। मुझे आत्महत्या करने में जा रहा हूं। मेरे मित्र बहुत विद्वान हैं, बहुत समझ रखते हैं, आदमी को पढ़ लेते हैं। उन्होंने उसे रोका नहीं। बोले ठीक है तेरे को आत्महत्या करना तो कर लेना, लेकिन आत्महत्या करने के पहले तेरे मन में जो भी दर्द है, तेरे मन में जो भी पीड़ा है, वो तेरे घर में जो तुलसी है उस तुलसी माता को सुना देना। बोला उससे क्या होगा? बोला उससे ये होगा कि तू भूत नहीं बनेगा, प्रेत नहीं बनेगा। ये डर गया। बोला ऐसा है क्या? बोला हाँ, तुलसी माता को सुना के आत्महत्या कर लेगा तो प्रेत नहीं बनेगा, और बिना तुलसी माता को सुनाए तूने अगर आत्महत्या कर ली तो प्रेत बन के भटकना पड़ेगा। 7-8 दिन के बाद वापस आया। योगीराज ने पूछा भैया रिटर्न टिकट लेके गया था क्या? तो बोले नहीं गुरुजी आप तो मजाक कर रहे हैं, मेरे पास कोई सीरियस प्रॉब्लम है। बोले अभी आत्महत्या से भी सीरियस कोई प्रॉब्लम है क्या? बोले नहीं गुरुजी मेरे मन में प्रश्न है। जिस तुलसी के सामने मैं उस दिन बैठ के आधा पौने घंटे तक रोया था, आज मैंने जाकर देखा तो वो तुलसी खत्म हो चुकी है। ऐसा क्यों हुआ? तब उन्होंने कहा कि उस दिन जब तू आया था इतना ज्यादा नेगेटिव वाइब्रेशन से भरा हुआ था कि उस समय मैं तुझे कितना भी समझाता कुछ फायदा नहीं होता।
इसलिए उस दिन मैंने तेरे को समझाया नहीं। तू तुलसी माता के सामने जाकर बैठा, तुलसी माता ने तेरी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी थी, तेरे अंदर जितनी भी नेगेटिविटी थी, उसको सबको अपने अंदर खींच लिया। लेकिन क्योंकि तुलसी छोटी सी थी, वो सहन नहीं कर पाई, इसलिए वो खत्म हो गई। तो जो दूसरे के प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देती है, उसे मां कहते हैं। इसलिए तुलसी को भी मां कहा जाता है। और इसीलिए कहते हैं कि मां का स्थान कहां है, तो घर के अंदर होना चाहिए। आजकल देखिए डिप्रेशन की बीमारी कितनी बढ़ रही है। अब मैं समझो डिप्रेशन में हूं, मुझे रोना है, तो मैं मेरे पड़ोसी के पास थोड़ी जाऊंगा कि भैया तेरी मां को लेकर आना, मुझे रोना है। इसलिए हर घर में तुलसी होनी चाहिए। ऐसे ही पशु जगत के अंदर गाय जो है वो हमारे प्राणों का सबसे ज्यादा रक्षण पोषण करती है, इसलिए गाय को भी मां कहा गया है। इसलिए गाय को पशु नहीं माना गया है। शरीर आकार में वो पशु जैसी दिखती है। मेरी मां को लकवे का अटैक हो गया था, पैरालिसिस, पूरा चेहरा एक तरफ घूम गया था। उसी समय मैं दौड़ कर गया रसोई में, थोड़ा सा गाय का घी गर्म किया और घी गर्म करके उनकी नाक में 2-4 बूंदें डाली। जैसे ही डाला, 15 मिनट के अंदर अंदर उनका चेहरा सीधा हो गया, लकवा ठीक हो गया। अगर मैं एलोपैथी के चक्कर में पड़ता तो लाखों रुपए बर्बाद हो जाते। मेरी माताजी ठीक होती कि नहीं ठीक होती, इसका भी पता नहीं। एक माताजी 1.5 महीने से कोमा में थी, समृद्ध परिवार की थी, लाखों रुपए खर्च हुए। आखिर में डॉक्टरों ने कहा कि लगता है ये इसी अवस्था में शरीर छोड़ देंगी। उनका बेटा मेरे लेक्चर में आया। मेरे बेटे ने सोचा कि भाई मेरी मां के ऊपर मुझे प्रयोग करके देखना चाहिए। तो उन्होंने गाय का घी ले जाके उनकी नाक में डाला। दोपहर को 4 बजे उनके नाक में घी डाला और शाम को 7 बजे उन्होंने आंखें खोल ली, केवल 3 घंटे में। जो एलोपैथी के डॉक्टर 1.5 महीने में नहीं कर पाए, ये गाय के घी की कुछ बूंदों ने 3 घंटे में कर दिया। एक सज्जन के ब्रेन में क्लॉट्स हो गए। क्लॉट्स होने के कारण अचानक गिर पड़ते। 3 बार गिरे, एक बार सिर फूट गया, एक बार नाक टूट गई, एक बार दांत टूट गए। वो डरने लगे कि भाई अब मैं चलता हूं, कब पता नहीं अचानक गिर पड़ता हूं। गिरते ही मुझे ध्यान पड़ जाता है कि मैं गिर गया हूं, लेकिन तब तक तो नुकसान हो जाता है। डॉक्टर को दिखाया भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारे ब्रेन के अंदर ब्लड के क्लॉट बन गए हैं, खून जम रहा है। बोले 2 लाख रुपए, मैं 12 साल पुरानी बात बता रहा हूं। ईडर, अब ईडर कहां पर है, गुजरात में ही है, ईडर के थे वो। तो उन्होंने कहा कि 2 लाख रुपए खर्च होंगे। उनके बेटे ने पूछा कि उसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाएंगे या कोई रिस्क है। तो उन्होंने कहा देखिए ब्रेन का ऑपरेशन है, बहुत रिस्की होता है, हम गारंटी कुछ भी नहीं दे सकते आपको। तो बोले क्या होगा, बोला अभी अगर इनका ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो ये हमेशा हमेशा के लिए बिस्तर पर रहेंगे। एक गरीब व्यक्ति कहीं से 2 लाख रुपए का बंदोबस्त करेगा, पिताजी का इलाज कराएगा, और उसके बाद ये स्थिति। बहुत परेशान हो गया, डर गया, क्या करूं क्या नहीं करूं समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन रास्ते में मेरी मुलाकात हो गई। मैंने कहा भाई क्या बात है, चेहरा क्यों लटका हुआ है। तो सब बात बताई मुझे। मैंने कहा कहां डर रहे हो। ये नाक में गाय का घी डालने का उपाय बताया, एक गोमूत्र की औषधि बताई, एक घरेलू उपचार बताया। 200 रुपए भी खर्च नहीं हुए और 15 दिन के अंदर 100% ठीक हो गए। अब बताइए कितनी बातें बताऊं आपको ऐसी। क्या आप गाय के इन घी की बूंदों की कुछ कीमत कर सकते हैं। एक तरफ लाखों रुपए खर्च होने के बाद भी डॉक्टर फेल हो रहे हैं और वहां ये घी जो है एकदम ठीक कर रहा है। क्या इन बूंदों की कीमत कर सकते हैं हम। जिन घी के बूंदों की हम कीमत नहीं कर सकते हैं, उस घी की कीमत कर सकते हैं क्या। और जिस घी की हम कीमत नहीं कर सकते हैं, उस घी देने वाली देशी गाय की कीमत कर सकते हैं क्या। लेकिन
हमारे देश के नीति निर्धारकों को, पॉलिसी मेकर्स को गाय का घी नहीं दिखाई देता है, उनको गाय का चमड़ा दिखाई देता है, गाय का मांस दिखाई देता है कि कैसे इसको एक्सपोर्ट करें और कैसे पैसा कमाएं। इन मूर्खों को जाके कोई समझाए कि तुम अंग्रेज की औलाद नहीं हो, इसी धरती पर पैदा हुए हो। अरे अपने शास्त्र उठा के देखो, ये शास्त्र किसी पेड साइंटिस्ट ने नहीं लिखे हैं, ये सर्वस्व त्यागी ऋषियों ने लिखे हैं, जो जीवन भर प्रयोग करते रहे, अपने ऊपर, दूसरों के ऊपर नहीं। जो 2-2 हजार चूहों को पकड़ के उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करते थे, 2-2 हजार बंदरों को पकड़ के उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करते थे, इन्होंने स्वयं के ऊपर प्रयोग किए हैं, आत्मानुसंधान किया है। लेकिन इन्हें, हमें, हमारे ऋषि जो है वो ऑथेंटिक नहीं लगते हैं, वो अधिकारी नहीं लगते हैं, और ये रुपए पैसे में बिकने वाले साइंटिस्ट ये इनको ऑथेंटिक लगते हैं।